नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आपके साथ मैं हूं बबीता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सीमांचल में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। वो पूर्णिया के चुनापुर हवाई अड्डे पर आज सुबह 12 बजे उतरेंगे, तो वहां से सीधे पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचेंगे वो, और जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो जनसभा को संबोधित करने के बाद वो सीधे पूर्णिया के चुनापुर हवाई अड्डा वापस आ जाएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए किशनगंज पहुंचेंगे। तो वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर भी राम सूरत राय ने कहा है कि सभा से सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। ये रैली सीमांचल की दिशा तय करेगी और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी देश की सत्ता पर आसीन होंगे। तो पूर्णिया में आज रैली है। तो बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में बड़ी रैली करने वाले हैं अमित शाह। तो वहीं वोट बढ़ाने और घुसपैठियों को भगाने पर उनका जोर रहेगा। भी सीमावर्ती और सीमांचल के जो लोगों में क्या उत्साह है, और निश्चित रूप से यहाँ लाखों की संख्या में लोग स्वस्फूर्त आ रहे हैं। यहाँ जनता तैयारी की है, इस सम्मेलन की कार्यकर्ता तैयारी नहीं किया है, और स्वतः स्फूर्त लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा होगी और लाखों की संख्या में रहेंगे। आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी भीड़ यहाँ पे महिला और पुरुषों की रहेगी। तैयारी की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं ये स्फूर्त लोगों का है, क्योंकि जिस तरह की बिहार में अराजकता चल रही है, जिस तरह से यहाँ पे लोगों की भावना के साथ खेला गया है, तो वो लोग स्वयं चाह रहे हैं कि यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन हो और भाजपा की सरकार यहाँ बने, और इसीलिए लोग उत्साहित होकर यहाँ लोग एक चैन और शांति की जो परिवेश है बिहार में बने, इसके लिए यहाँ लोग एकत्रित। आपको खुद यह तैयारी देकर के पता चलता होगा कि कैसी तैयारी है। ये ऐतिहासिक तैयारी है वाकई में। सीमांचल के इलाकों के लोगों के लिए और बिहार के वासियों के लिए बहुत बड़ा रैली है, क्योंकि सरकार से हटने के बाद यह रैली जो लोगों में उत्साह है, जो समर्थन है, आज देखने को मिलेगा। और पूरे बिहार का यहाँ से आगाज होगा और पूरे सीमांचल के साथ साथ हम बिहार जीतने का काम करेंगे और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की गद्दी पर जाएंगे। ये आज की तैयारी हम लोग का शुरू हो चुका है। दिवसीय दौरे पर अमित शाह रहेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह। बिल्कुल, देखिए बस इंतजार है अमित शाह के आने का। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 12 बजे अमित शाह को आना था, बस अब इंतजार हो रहा है कि अमित शाह कब मंच पर आए, संबोधित करे जनता को। बताते चलूं कि पूर्णिया में आज ये सभा है और पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। और उसके बाद वो रात्रि विश्राम करेंगे वो किशनगंज में, क्योंकि कल का जो कार्यक्रम है वो किशनगंज में है। तो अमित शाह बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। जनसभा को संबोधित करने के लिए भारी संख्या में बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी हैं, हर तरह के हर स्तर के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी रैली है ये, चूंकि अमित शाह का बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अमित शाह का बिहार दौरा है ये, और ये काफी खास माना जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तरह से कहे तो बीजेपी इस रैली के जरिए जनसभा को संबोधित करते हुए अपना आकलन भी करेगी कि किस तरह की उनकी बिहार की पकड़ है, उसे मजबूत करेगी। सीमांचल इलाके में किस तरह से बीजेपी को कार्य करना है, ये राष्ट्रीय सम्मेलन है, और किस तरह से ये कार्य करना है, किस तरह से लोगों को अपने जरिया और अपने स्तर से इकट्ठा करना है, ये एक कोशिश रहेगी। क्योंकि सीमांचल काफी खास इलाका माना जाता रहा है। सीमांचल में हमेशा से बीजेपी थोड़ी कमजोर रही है, तो कह सकते हैं कि ये कोशिश है कि पहल अमित शाह की रैली के जरिए ये शुरुआत हो रही है बिहार में। और बिहार के जो बिहार सरकार के साथ जो पिछले दिनों जो टूट हुई, उसके बाद जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ये बताएंगे कि क्या कुछ आखिर इनके बीच में ऐसी टूट की क्या वजह रही, और किस तरह से जो एनडीए में रहकर नीतीश कुमार ने सरकार को धोखा दिया, ये तमाम जानकारियां देंगे। साथ ही साथ लोगों की मन को टटोलेंगे। और बिहार के महत्वपूर्ण इलाके पूर्णिया के बाद कल अमित शाह की रैली होगी किशनगंज में। तो ये 2 दिवसीय रैली काफी खास मानी जा रही है बिहार के लिए। जी रजनी, क्योंकि आप तैयारियों की बात कर रही थी, तो तैयारी किस तरह से देखी जा रही है? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं उनके आगमन को लेकर? अभी की तैयारियों की बात करें तो पिछले कई दिनों से, कई कहे तो कुछ महीनों से ये तैयारियां चल रही थी, लगातार तैयारी चल रही थी। आज जब अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो पहले वो रणभूमि मैदान में, पूर्णिया के रणभूमि मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। और बिहार के जो तमाम विधायक, सांसद और पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ शाम 4 बजे ये बैठक करेंगे। और उसके बाद जो भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ वो 5 बजे शाम में आज बैठक करेंगे। तो ये तमाम जो कार्यक्रम है, 3 तक कार्यक्रम आज पूर्णिया में किया जाएगा। और उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए अमित शाह चले जाएंगे किशनगंज, क्योंकि कल किशनगंज में अमित शाह का कार्यक्रम है। अमित शाह कल
किशनगंज में बताते चलो कि सबसे पहले बूढ़ी माता करनी मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद वो वहाँ पे जनता को जन संबोधित करेंगे। वहाँ पे उद्घाटन करना है उसे, आमगाछी और रानीगंज के बीपीओ भवनों का उद्घाटन करना है। उसके बाद बीएसएफ और एसएसबी के, आईटीबी के जो महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारी हैं और सीमा सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं उनके साथ खास बैठक के दिन के 12:30 बजे बीएसएफ कैंपस में, क्योंकि यहाँ मीडिया अलाउड नहीं है, बीएसएफ के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सीमांचल पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है चलिए, उसे लेकर बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बिहार के, तो वहां पर जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, देश भर में पीएफआई पर छापेमारी के बाद आज बंद का ऐलान किया गया है पीएफआई की तरफ से। तो देश भर में पीएफआई पर छापेमारी की जा रही है। एनआईए की टीम, एटीएस की टीम, ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो वहीं पीएफआई ने आज शुक्रवार के दिन बंद का ऐलान किया है। तो बंद को लेकर यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। तो जुमे की नमाज और पीएफआई की तरफ से ये बंद का ऐलान किया गया है। तो बंद को लेकर डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट भेज दिया है। तो अलर्ट रहने की बात कही है। तो नमाज के प्रमुख स्थानों पर नजर रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो माहौल बिगड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। तो लगातार पीएफआई पर छापेमारी की जा रही है। एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देश भर में पीएफआई पर जिस तरह से छापेमारी चल रही है, तो अब बंद का ऐलान कर दिया गया है पीएफआई की तरफ से। तो आज शुक्रवार को बंद का ऐलान किया गया था। तो बंद को लेकर यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो केरल में बंद का यह ऐलान किया गया था। तो सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो केरल में शुक्रवार को बंद का ऐलान किया गया है। तो वहीं पीएफआई के अब कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो बंद को लेकर अब यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो जुमे की नमाज और पीएफआई की तरफ से ये बंद का ऐलान किया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे से जुड़ गए हैं। विवेक, क्योंकि पीएफआई पर लगातार छापेमारी की जा रही है, अब कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल देश भर में छापेमारी की गई उसको लेकर आज जुमे की नमाज थी। तो जुमे की नमाज में काफी मुस्लिम लोग इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, और जिसकी वजह से माहौल खराब होने की आशंका लगाई जा रही थी, जिसको लेकर पूरे यूपी में अलर्ट कर दिया गया। उसी के तरफ से लखनऊ में भी टीले वाली मस्जिद पे फोर्स लगा दी गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदेशों में दंगे फसाद शुरू हो गए थे, प्रदर्शन शुरू हो गया था पीएफआई को लेकर, जिस तरह से क्योंकि लगातार कल छापेमारी की गई, उसी को लेकर तमाम जिलों में प्रदर्शन किया गया। वहीं आज लखनऊ के टीले वाली मस्जिद में पूरी फोर्स लगा दी है, क्योंकि माना जाता है टीले वाली मस्जिद पे सैकड़ों की संख्या में जो मुस्लिम है वो इकट्ठा होते हैं, जुमे की नमाज अदा करते हैं, कि ऐसे में कोई हिंसा ना हो पाए उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि अक्सर यही देखा गया है, जिस दिन शुक्रवार आता है उस दिन कुछ ना कुछ हंगामा जरूर बढ़ता है, क्योंकि जुमे की नमाज होती है। तो उसी टाइम पे ये जो है हंगामा जानबूझकर किया जाता है। तो वहीं विवेक, ये भी बताया जा रहा है कि पीएफआई की तरफ से कई राज्यों में जो है कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, उन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ तक की गई है वाहनों की। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल छापेमारी की गई थी उसको लेकर प्रदर्शन किया पीएफआई के सपोर्टर में, तो तोड़फाड़, क्योंकि कई ऐसे कार्यालय थे पीएफआई के जिन पे तालाबंदी कर दी गई, पूरी तरह से उनको बंद कर दिया गया कार्यालय को, उसको लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो डीजीपी मुख्यालय के जो तमाम अधिकारी है वो सोशल मीडिया पर नजर रख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा मैसेज वायरल ना हो पाए, या जो ऐसे मैसेज वायरल करते हैं हंगामा माहौल खराब करने की, तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए लगातार यूपी में डीजीपी मुख्यालय से नजर रखी जा रही है कि लखनऊ में या यूपी में कहीं भी पीएफआई में जिस तरह से छापेमारी की गई उसको लेकर किसी तरह का कोई माहौल खराब ना किया जाए। जी विवेक, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से केरल से तस्वीरें सामने आ रही है, बाकी राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि पीएफआई के कार्यकर्ता लगातार जो है हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि पेट्रोलिंग बम भी फेंके गए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। तो इसी को लेकर जो है अब यहाँ पर भी यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं अयोध्या से बड़ी खबर, अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सरयू यात्री निवास में अधिकारियों संग वो बैठक कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित वो अधिकारियों संग बैठक कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है जो बैठक का मुख्य कारण है वो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है जहां पर बाढ़ की आशंका ज्यादा है और जो ज्यादा प्रभावित हुए हैं उन इलाकों को लेकर इसमें बैठक की जा रही है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। तो सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सरयू यात्री निवास में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो वहीं बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों के बारे में जो है जानकारी ली जा रही है और साथ ही साथ ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कितने गांव हैं जिन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं सबसे ज्यादा। तो ऐसे लोगों की जानकारी ली जा रही है। तो अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया था बाढ़ इलाकों का। तो अब अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर सरयू यात्री निवास में अधिकारियों संग वो बैठक कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों संग बैठक करके वो सभी बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया था बाढ़ इलाकों का और अब अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में सरकार वर्सेस समाजवादी पार्टी। तो वो सरकार वर्सेस समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, आमने सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट कर लिया है। बड़ी खबर आ रही है, यूपी विधानसभा से वॉकआउट कर लिया है समाजवादी पार्टी ने। तो अब सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। तो समाजवादी पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट कर लिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा से पैदल मार्च निकाला है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनके सपा कार्यकर्ता जो है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार पर किसी भी मुद्दे का जवाब ना देने का उन्होंने आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा से उन्होंने वॉकआउट कर लिया है। तो अखिलेश यादव के साथ उनके कार्यकर्ता भी मौजूद है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। तो यूपी विधानसभा में सरकार वर्सेस समाजवादी पार्टी, तो पैदल मार्च निकाला गया है, वॉकआउट किया गया है, विधानसभा से पैदल मार्च निकाला गया है। इसी के साथ ही सपा कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ इस पैदल मार्च यात्रा में शामिल हुए हैं। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वॉकआउट करने के बाद जो है इसके बाद सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यूपी की सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया है, किसी भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया है। ऐसे आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं यूपी के जौनपुर में नवरात्र को लेकर जगह जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं। बंगाल से आए मूर्तिकार भी दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में अब जुट गए हैं। तो हर साल ये मूर्तिकार बंगाल से आते हैं और जगह जगह स्थान किराए पर लेकर मूर्ति का निर्माण करते हैं। तो आपको बता दें कि दुर्गा प्रतिमा बनाने में जो विशेष मिट्टी का प्रयोग किया जाता है उसका नाम निषिद्धो पाली है। तो पश्चिम बंगाल कोलकाता की ये परंपरा रही है कि मूर्ति निर्माण करने के लिए कलाकार इस मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जौनपुर से आपको खबर बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। माता को लेकर, माता की मूर्तियां तैयार की जा रही है। नवरात्र को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू हो गई है। तो जगह जगह पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। हर साल बंगाल से मूर्तिकार आते हैं, खास मिट्टी का प्रयोग करते हैं और दुर्गा प्रतिमा का निर्माण करते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस खास मिट्टी से माता की प्रतिमा बनाई जाती है। तो वहीं अब जगह जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं। तो बंगाल से ये मूर्तिकार आते हैं, दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तो आपको ये बता रहे हैं कि प्रतिमा बनाने में जो विशेष मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम निषिद्धो पाली है। तो पश्चिम बंगाल कोलकाता की परंपरा हमेशा से ही रही है कि मूर्ति निर्माण करने के लिए कलाकार इसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। मूर्ति बनाने में पहले ही मान लीजिए लकड़ी लगेगा, उसको पोयरा खीला, हाँ, वो कोलकाता से मान लीजिए फाटा धोती भी मंगाते हैं, हाँ, और यहाँ पे 2 किस्म माटी लगते हैं। महंगाई के हिसाब से तो बोल रहा है ना, महंगाई के हिसाब से मान लो जो मूर्ति मान लो 8-10 हज़ार बेचे, वही मूर्तियाँ अभी बोल रहा है 5,000 6,000 ऐसे बोल रहा था।
वहीं रायपुर के गुड़ियारी के दही हांडी मैदान परिसर में पहली बार शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। तो ये कार्यक्रम 9 से 13 नवंबर के बीच होने है। तो इसमें लगभग 20,000 लोग रोजाना शामिल होंगे। उनके ठहरने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है और ऐसे श्रद्धालु जो बाहर से आने वाले हैं उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था का आयोजन भी कमेटी द्वारा किया जा रहा है। तो रायपुर से आपको बता रहे हैं ये खास खबर, क्योंकि शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। 9 से 13 नवंबर के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में 20,000 लोग रोजाना इसमें शामिल होने वाले हैं। तो पहली बार शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो शिव भक्तों के लिए काफी बड़ी खबर है। शिव महापुराण कथा का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 से 13 नवंबर के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं पर यह कहा जा रहा है कि कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोग रोजाना इसमें शामिल होने वाले हैं। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि पहली बार शिव पुराण महापुराण कथा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर दी गई है कमेटी द्वारा। तो श्रद्धालु जो बाहर से आने वाले हैं उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। तो कमेटी द्वारा यह आयोजन जो किया गया है, कमेटी द्वारा ठहरने की व्यवस्थाएं भी कराई गई है। तो रायपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर शिव महापुराण कथा का आयोजन होने वाला है। 9 से 13 नवंबर के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में 20,000 लोग, 20,000 की जो है संख्या बताई जा रही है जहां पर लोग रोजाना इसमें शामिल होंगे। पहली बार शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो शिव भक्तों के लिए काफी बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि रायपुर में शिव महापुराण होने वाला है। तो 9 से 13 नवंबर के बीच ये शुरू होगा। तो रायपुर के गुड़ियारी के दही हांडी मैदान परिसर में पहली बार शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी समाज के लोग, सभी समाज के अध्यक्ष और सभी समाज के प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं। सब ने अपनी सेवा देने का संकल्प लिया है, क्योंकि 4 से 5 लाख लोगों को संभालने के लिए इन सबकी व्यवस्था है। 2 से 2.5 हज़ार वॉलंटियर्स लगेंगे। तो शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है रायपुर से, जहां पर 9 से 13 नवंबर के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही ये बताया जा रहा है कि 20,000 लोग रोजाना इसमें शामिल होंगे। तो पहली बार शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं जो भी शिव भक्त होंगे, श्रद्धालु होंगे जो बाहर से आने वाले हैं, उनके लिए कमेटी द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। उनके ठहरने, खाने पीने, सभी चीजों की व्यवस्था की गई है। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर शिव महापुराण कथा का आयोजन होने वाला है। तो वही विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में एक्शन लिया गया है। 2011 से जो पहले की नियुक्तियां हैं वो सब रेगुलर है, विनियमितीकरण शायद कहते हैं, रेगुलर हैं वो, और इसलिए उस पर हम लीगल ओपिनियन लेंगे और वहां पर भी देखेंगे कि वो किस तरह से लगाए गए और उनके प्रमोशंस में किस तरह से प्रमोशंस किए गए। लेकिन उसमें मुझे लीगल ओपिनियन लेना होगा, क्योंकि वो लोग रेगुलर हो चुके हैं। समिति ने जांच की है तो ये लिखा होगा कि पदों की स्वीकृति शासन से किस स्तर पर मिली, क्या विचलन से कोई आदेश हुआ है? देखिए, पदों की स्वीकृति शासन से ही मिलती है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। हम पद क्रिएट होता है और पद क्रिएट शासन करता है, तो शासन से के द्वारा पद क्रिएट होते हैं। स्वीकृति नहीं थी पदों की, फिर बाद में वो दी गई, क्या इस तरह का कोई? नहीं, इस तरह के कोई, आपको मैंने जैसे कहा, आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई और अब मैं दोबारा से इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। मेरी समिति का जो मैंडेट था वो केवल ये था कि नियमों के तहत ये भर्तियां हुई हैं कि नहीं। जांच पर पाया गया है कि नियमों के तहत ये भर्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए
विधानसभा अध्यक्ष होने पर मैं इन जो हमारी ये भर्तियां हैं इन्हें मैं इसी वक्त तुरंत ही इन्हें खत्म करती हूँ, निरस्त करती हूँ। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको लेकर के देखिए, मेरी जांच का मैंडेट नहीं, आप सवाल मुझसे मेरे जांच की मैंडेट का पूछे ना, आप मुझे कुछ चीज अलग पूछ रहे हैं। बताया ना मैंने आपको बताया वो रेगुलर हैं। आई हैव टू टेक अ लीगल ओपिनियन, दे आर रेगुलर। देखिए, आई कैन नॉट टच देम, आई हैव टू हैव अ लीगल ओपिनियन। वो रेगुलर हैं, हमारे रेगुलर हो चुके हैं, तो मुझे उसमें लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा और उसमें हम करेंगे काम। सचिव को नियम विरुद्ध प्रमोशन दिए जाने का भी मामला था। हाँ, वो अभी उस पर भी जांच हो रही है, वो आगे की बात है। अभी हमने केवल ये जो भर्तियां हुई हैं उस पर बात की है, प्रमोशन पर भी हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। कोई मैकेनिज्म बताया ना अभी आपको, मैंने बताया अभी मैंने आपको बताया, ई ऑफिस होगा, डिजिटाइजेशन होगा, राइट साइजिंग का मतलब आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि इस विधानसभा को, गैरसैंण और देहरादून की विधानसभा को कितने लोगों की जरूरत है, तो वो राइट साइजिंग भी होगी। आप ऐसा कोई प्रोविजन करने भी जा रही हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी, जब ये नियुक्तियां आपने 3 बार की निरस्त कर दी हैं, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष के जो इस तरह के जो राइट हैं, क्या उसको भी हम राइट साइज करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये रिपोर्ट में मैंने आपको जो कहा, उनका जो मैंडेट था उन्होंने वो किया है। हमने उनको और कोई मैंडेट नहीं दिया था एक्सेप्ट कि नियमों पे वो जांच करें। अब ये चीजें आगे देखेंगे, क्या क्या चीजें आती हैं उसको फिर आगे देखा जाएगा, आगे जांचें होंगी। ये पूछना चाह रहे थे जो बर्तवाल जी भी पूछ रहे थे, एक चीज ये क्लियर कर दीजिए कि क्या किसी विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा कोई राइट होता है कि जब चाहे जितनी भर्ती कर ले? देखिए, या पद का दुरुपयोग इस देश में किसी को कोई ऐसा, वी आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क के तहत आप लोग काम करते हैं और हम भी काम करते हैं, तो इससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकती हूँ। धन्यवाद। अंकिता भंडारी अब हो गया, अब मैं अंकिता भंडारी वाले विज्ञापन निकाला था, निरस्त हो गया, वो भी कोविड के समय आपने हजार रुपए उनसे लिए, तो क्या आपको मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि हम उसको देखेंगे और मैं बिल्कुल बच्चों को और सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो फीस ली गई है या तो वो वापस होगी और नहीं तो दोबारा से एग्जाम लिए जाएंगे कोर्ट में, किसी और कारणों से, इस कारण से नहीं है, वित्तीय निमित्तता का कारण नहीं है, वो किसी और कारण से कोर्ट में। अभी मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस अंकिता भंडारी का आप लोगों ने सुना होगा। इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन, क्योंकि वो डोब की हैं, पौड़ी की हैं, मेरा मायका है, तो वहाँ से मुझे खबर आई थी और उस दिन मैं, क्योंकि डीएम और एसपी साहब पौड़ी के साथ मैं बैठी हुई थी, तो तुरंत हमने पटवारी से केस को शिफ्ट करवाया था थाने में। और कल जो पता चला, आज सुबह भी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है कि पकड़ धकड़ हुई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली अंकिता नहीं मिल पाई हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया तरीके से कार्य हो रहा है और अभी डीजीपी साहब से भी मेरी इस बारे में, उनको मैंने बुलाया है और उनसे भी मैं इस पर बात करूंगी और कड़ाई से इस पर जांच होनी चाहिए और बच्ची को ढूंढ के निकालना चाहिए। हो गई ऐसा भी है क्योंकि उसके पिता पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रहे हैं, सरकार संरक्षण दे रही थी उसके पिता। देखिए, ऐसा नहीं, अब ऐसा है, देखिए हर चीज को हम कुछ अपनी निजी स्वार्थ तक ना लेकर आए। कुछ कारण होते हैं, कुछ चीजें होती हैं और आज के समय में कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप दर्जाधारी थे तो ये था वो था। अगर कोई गलत है तो वो किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बेटा बेटी हो, वो गलत है, इसमें दो राय होनी ही नहीं चाहिए और ना होती है आज के समय में। अभी ये सब देखिए जांच का विषय है। मैं केवल जो मेरी समिति ने कहा था और आप लोग मेरे पास आ रहे थे बार बार, इसलिए कल रात को बहुत देर रात मुझे ये मिली है और बैठ के मैंने रात में पढ़ी है, क्योंकि मुझे था कि आप लोगों को तो खबर होगी। You will surely we are trying to make it as transparent as possible. This is the report, but to hand it over to you, I will have to give me some more time. थोड़ा समय और दीजिए। ये कांग्रेस सुबह से सवाल उठा रही है समिति के ऊपर कि विधानसभा अध्यक्ष के जांच नहीं कर सकती, हाईकोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के जज करें, ये इस पे क्या? देखिए, वो उनकी सोच हो सकती है। मेरी जो मंशा थी
और जो समिति की मैं जानती थी कि समिति बहुत ही निष्ठा से एक इस प्रदेश के बड़े अफसर रहे हैं और निष्ठा से, ईमानदारी से, अच्छे से एक रिपोर्ट मेरे पास आएगी, वो हमारी भी मंशा थी और सभी की वो मंशा थी और वो रिपोर्ट आई है। इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। टिप्पणियां होती हैं, किसी को पसंद आ सकती हैं, किसी को नहीं आ सकती हैं, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।